एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 5 राज्यों में जिस तरह से मैंडेट निकलकर सामने आया है, 3 जगहों पर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया। ये जो चीजें निकलकर सामने आई हैं काफी दिलचस्प तरीके से, चमत्कारिक तरीके से। अगर हम बात करें विजय की आंधी जो तमिलनाडु में चली है, असम में बीजेपी ने खुद को रिपीट किया है, केरल में जरूर कांग्रेस ने अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन बाकी जगहों पर निराशा ही हाथ लगी है। बहुत ज्यादा मेहनत हर एक जगह पर कांग्रेस ने की भी नहीं थी। इसी पर चलिए आगे बढ़ते हैं, पैनल से मिलवाती हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ बतौर बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं, राजेंद्र जौदौन वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और धीरे धीरे हमारा पैनल इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। संदीप हिंदुस्तानी जी, बधाई हो आपको। अनामिका जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया आप लोगों ने। देखिए अनामिका जी, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और हम एक बात बोलते आए हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और जो मुखर्जी जहां से निकल के गए थे वो धरती पश्चिम बंगाल की धरती थी। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, और वो बंगाल हमारा है, वो सारा का सारा। तो आज उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी ये देख के कि जो उन्होंने एक छोटा सा एक बीज रोपित किया था उस समय में, आज वो वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और जिस विचार को लेके वो चले थे वो विचार आज बंगाल की धरती पर पहुंच चुका है। हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, अथक परिश्रम है, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है इस विचार के लिए। उनको बहुत सारी प्रताड़ित उनको किया गया, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए गए, लेकिन वो डगमगाए नहीं, वो अडिग रहे। और उन लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत, उनके श्रम की बदौलत, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व की बदौलत, और देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्हें हम आधुनिक युग का चाणक्य भी कहते हैं, उन्हें नए भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, उनकी अभेद कूटनीति और रणनीति की बदौलत हमने बंगाल की जनता के दिलों को जीता है, हमने बंगाल को जीता है। और ये जो विजय है ये प्रचंड विजय है। मैं एक ही बात कहूंगा कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, और मां कामाख्या से लेके बाबा केदारनाथ तक, और पश्चिम बंगाल से लेके पुदुचेरी तक, हर जगह आज भगवा ही भगवा छाया हुआ है। तो सभी कार्यकर्ताओं को इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि देश की जनता का अटूट भरोसा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दमदार नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे है, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं पे है। और जिस प्रकार से मातृशक्ति ने मां भवानी का रूप रख के उन्होंने मतदान किया है, तो ये वही टीएमसी पार्टी का उन्होंने झंडा उखाड़ने का काम किया जिस टीएमसी पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया था। संसद में जिस प्रकार से टीएमसी ने मातृशक्ति का अपमान किया था, उसी मातृशक्ति ने उस अपमान का बदला मात्र 2 सप्ताह के अंदर लेने का काम किया। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में ये तो आपकी मेहनत का नतीजा हो गया। आपने जैसे कार्यकर्ताओं का आभार जताया, मेहनत का जिक्र किया कि वो मेहनत रंग लाई, प्रचंड बहुमत मिला। क्या लगता है सर, कौन सा फैक्टर काम कर गया पश्चिम बंगाल में, एकदम से तख्ता पलट कर दिया, 200 पार? देखिए नामिका जी, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप? बिल्कुल आ रही है सर। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे? हाँ, जैसे आप देखेंगे कि पिछली बार जो हमारी जो वहां पे सीटें थी वो 73 सीटें थी, और उससे पहले आप देखेंगे तो हम वहां पे 3 सीटों पे थे। उससे पहले अगर आप देखेंगे जो हमारा जो मतदान प्रतिशत था
वोट शेयर था हमारा वहां पे, वो 5-7% रहता था, फिर 10% पे आया। माननीय गृह मंत्री जी आज अमित शाह जी हैं, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो हमारा वोट परसेंट वहां पे 2019 में पहुंच गया 40% के आसपास। 40% भी हमने क्रॉस कर दिया था, और लोकसभा की हमने वहां पे 18 सीटें जीतने का काम किया था। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारा वोट परसेंट 38% रहा। उसके बावजूद आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 46% है। ये वोट शेयर अनामिका जी बढ़ क्यों रहा है? आप देखेंगे कि बंगाल की माताओं बहनों ने भाजपा के ऊपर भरोसा किया है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर भरोसा किया है। वहां पे टीएमसी के गुंडे किस प्रकार से माताओं बहनों का अपमान करने का काम करते थे, माताओं बहनों के साथ बलात्कार करते थे, और बलात्कार के बाद ये टीएमसी सरकार उनके रेप की बोलियां लगाती थी। 10-10 लाख रुपए उनके रेप के बाद उनको दिया जाता था। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हालत कर दी थी वहां पे टीएमसी के गुंडों ने। उसके बाद भय का वातावरण था, बहुत भय था, काम में भ्रष्टाचार होता था, विकास के कार्य रुक चुके थे, हर चीज में कमीशनबाजी चलती थी। वो सब सारी चीजें जिस प्रकार से बंगाल की जनता ने देखी हैं, झेली हैं, उनको एक विश्वास नजर आया, उनको एक उम्मीद नजर आई, उनको एक भरोसा नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही इस भय बंगाल को भय मुक्त कर सकता है। और इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने भाजपा पे भरोसा किया और प्रचंड बहुमत की, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एक तरफा जनादेश दिया है। ये तो खैर पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, वो एक तरफा जनादेश ही देते हैं पहले से ही, चाहे वो 35 साल का लेफ्ट हो या फिर उन्होंने 15 साल के लिए टीएमसी को दिया। जो पार्टी वहां जीतती है वो एक तरफा जीतती है, जैसे आपको वहां पर जीत मिली है। राजेंद्र जादौन, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री को सुना सर आपने, ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, आज बंगाल भय मुक्त हो गया। चल रहे हैं तो वो ही है, और हमेशा जो है लोकतंत्र है, अब संविधान के तहत ही चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, तो वो तो जीत जो है उसको यही कहा जाएगा कि संविधान की जीत है। संविधान के अंतर्गत ही चुनाव होते हैं ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? फिर यही कहा जाएगा कि संविधान की जीत है। और आगे लगी संविधान तो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ मैं, उत्साह का वर्णन कर रही हूँ कि कितना उत्साहित इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता, कितने उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनका अटायर देखा आपने, उनकी वेशभूषा वो भी एकदम अलग थी। जब वो चलकर आ रहे थे बीजेपी मुख्यालय में, वहां पर देखने लायक नजारा था सर जी। बंगाली धोती पहनकर गए थे, वो बंगाली वेशभूषा में थे जी। देखिए वो ऐसा है कि बड़ा गढ़ उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ जीता है, इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर भी रहे, जिस तरह का जो है सबसे बड़ा फैक्टर तो महिला फैक्टर रहा। जहाँ भी ये सफल हो रहा है महिला फैक्टर, बिहार में, दिल्ली में, बंगाल में और महाराष्ट्र में। अगर ये इनको लगता है कि हम अपने तरीके से जीत लेते तो देखिए महिलाओं को जो है आप जिस तरह के मानदेय और दुनिया भर के वो बढ़ाने की बात करते हैं वो बंद कर दीजिए, तो देखिए कि चुनाव परिणाम क्या आता है। ये बंगाल में भी यही हुआ है। ममता बनर्जी सरकार की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो बीजेपी ने 3000 रुपए का वादा कर लिया और वो 1000 और 1500 पर ही, 1500 और 1700 पर भी अटकी रही। तो महिलाओं ने ज्यादा भरोसा किया ना, और महिला सुरक्षा का फैक्टर भी था वहाँ। तो वो महिलाओं को ये टारगेट करके चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बाकी उसमें एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी होता है, जहाँ आपका कुशासन है, कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, कहीं जो है बेरोजगारी है, वो भी अपना फैक्टर है। बगैर एंटी इनकम्बेंसी इन फैक्टर्स के, सरकार की सेवाओं में कमी के, कोई भी फैक्टर आपको हरा नहीं सकता। अगर सरकार परफेक्ट काम करती है, जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरती है, तो चाहे कोई भी तरीका अपनाइए आप नहीं जीत सकते। लेकिन सबसे पहले तो सरकार की सेवा कार्यों में जो कमजोरियां होती हैं, लोक सेवा में जो कमजोरियां वो ढूंढी जाती है, फिर इसके बाद जो है दूसरे फैक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। अब जो इसी समय नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया था लोकसभा में, फिर वो फेल हो गया, गिर गया, तो यही माना गया कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, उससे भी महिलाएं प्रभावित हुई। ये बहुत सारी रणनीतिक तरीके से घेर करके उसको हराया गया। SIR भी एक बड़ा फैक्टर है, उसमें जो है कई 90 लाख वोटर बाहर हो गए, उसमें कितने ममता समर्थक रहे होंगे, इसकी छटनी कौन करेगा? ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चलता है
फिर वही वो भी रहा है। तो फैक्टर एक नहीं है, कई है, लेकिन मेन धरातल किसी को हराने का मुख्य आधार एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकार के प्रति नाराजगी। अगर नाराजगी नहीं है, कोई दूसरा आके खड़ा हो गया, उसने कहा मेरे पास अच्छा विकल्प है, ये इतना दे रहे हैं, हम 3000 देंगे, वो है हम इतना रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करेंगे, ये करेंगे, और दूसरा स्वच्छ प्रशासन देंगे, सभी को समानता देंगे, ये आगे फैक्टर। तो स्वाभाविक है कि पहले से लोग नाराज थे, उनको लगा ये ठीक है, लोग विकल्प चुन लेते। तो ये है कि महिला बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये सब जगह आप देखिए महिला बहुत बड़ा फैक्टर है। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आप लोगों को हुआ, ये हुडा साहब भी कह रहे संदीप जी। और जो राजेंद्र जादौन को अगर आप सुन रहे होंगे, जिस तरह से वो कह रहे हैं, एसआईआर का भी कहीं ना कहीं जिक्र केवल राजेंद्र जादौन नहीं और भी लोग कर रहे हैं, और भी राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि एसआईआर का भी फायदा मिल गया आप लोगों को। एसआईआर विजय रस रहा क्या? विपक्ष की पार्टियों को ये समझना चाहिए कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला ऐसा नहीं है। हमने जो भी अवैध मतदाता थे, जिनको हम घुसपैठिए बोलते हैं, उन लोगों को हमने वोटर लिस्ट से बाहर निकालने का काम किया है। अब उसके बाद जो मतदाता बचे हैं, उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया है, उन्होंने भाजपा में भरोसा किया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है। और आप खूबसूरती देखिए बंगाल की लोकतंत्र की, कि 96% मतदान वहां पे हुआ है, 96%, 96% मतदान हुआ है। तो लोगों ने कितने अपने मन बना रखा था कि इस बार अगर मतदान होता है तो वोट की चोट से हम सबक सिखाने का काम करेंगे। और ये टीएमसी वही पार्टी है, अनामिका जी, जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि महिला हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करती, सूद समेत वापस लौटाती है। और मात्र 2 वीक में टीएमसी को ये पता चल गया कि बंगाल में जिस प्रकार से माताओं बहनों ने वोट की चोट से टीएमसी को फाड़ के फेंक दिया है, किस प्रकार से टीएमसी के राज में, वहां पे आप देखो किस प्रकार से बांग्लादेश से लोगों को बुला बुला के बंगाल का उनको नागरिक बनाया गया, उनके उनका वोट बनाया गया, उनको राशन दिया जाता था, रहने के लिए उनको घर दिए जाते थे। हमारा जो बंगाल का मूल नागरिक है, उनको सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। बंगाल की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए जाते थे, भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आखिर कब तक जनता सिर्फ इस उम्मीद में बैठी थी कि कब मतदान हो और वोट चोट से वो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे। और जनता ने अपना फैसला सुना दिया प्रचंड जनादेश के साथ, मोदी जी की नीतियों में, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया। और उसी का परिणाम कि आज भारतीय जनता पार्टी 200 पार हुई है। और आप आसाम में देख लीजिए, आसाम में तीसरी बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार अनामिका जी हमने शतक लगाया है। 100 से ज्यादा सीटें हमने आसाम में जीती है। और जो कांग्रेस पार्टी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो तोड़फोड़ की राजनीति करती है, जो भाई से भाई को बांटने की राजनीति करती है, जो उत्तर से दक्षिण को तोड़ने का काम करती है, वो कांग्रेस पार्टी और उस कांग्रेस पार्टी का मुखिया राहुल गांधी आज अपनी हार का शतक लगा दिया उन्होंने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज पूरे 100 चुनाव हार गई है। तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि जनता के मुद्दे क्या हैं। ये बनावटी मुद्दे नहीं चलेंगे। एसआईआर के नाम पे जनता को गुमराह करके और वोटर जन अधिकार यात्रा वो निकालते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है? बिहार में कांग्रेस पार्टी 243 में से सिर्फ 6 सीटों पे सिमट जाती है। तो जनता को पता है कि जनता के मुद्दे क्या हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ड्राइंग रूम में बैठ के, एसी कमरों में बैठ के मुद्दे बनाते हैं। और चुनाव के परिणामों में वो दिखाई देता है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी आज गर्त में चली गई है। जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत के ऊपर 60 साल तक राज किया, वो कांग्रेस पार्टी आज बंगाल में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। तो ये कांग्रेस के लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या जनता के मुद्दे हैं, क्या जनता चाहती है। उससे हट के अगर वो बात करेंगे तो इसी प्रकार वो सिकुड़ती हुई चली जाएगी।
से आपको। राय सिंह जी, सुना क्या आपने? इनकी जो लोकतंत्र को लूटने की नीति सुनी है मैंने जी, बताइए। लोकतंत्र को लूटने की नीति, वो एडवाइस कर रहे थे सर आपको, जवाब दे दीजिए। हाँ देखिए अनामिका जी, आज देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हुए। लोकतंत्र में एक पर्व होता है और जनता वोट डालती है, वोटर का एक अधिकार होता है कि वो वोट डाले। और इसके लिए जब कांग्रेस सरकार देश में रही तब तक सभी को हम एक चुनाव आयोग स्वतंत्र भूमिका में होता था और चुनाव आयोग का प्रचार प्रसार होता था कि प्रत्येक मतदाता चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, वो वोट डाले, उसके लिए चुनाव आयोग प्रबंध करेगा। आज लोकतंत्र कहाँ है? आज लोकतंत्र में क्या हुआ कि 27 लाख मतदाताओं को SIR के नाम पर दूर कर दिया गया। आज सरकार चाहेगी, चुनाव आयोग चाहेगा कि किसको वोट डालनी है, किसको नहीं डालनी है। ये स्थिति देश के लोकतंत्र की हो गई। दूसरी बात, आप देखिए नामिका जी, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे मेरे मित्र, बड़ी बड़ी बातें मैं मानता हूँ। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा प्रसन्न हुई होगी, क्योंकि 1941 और 42 के उस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार बनाई थी, जो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बात, आज उसकी विचारधारा के आधार पर इन लोगों ने लूट के आधार पर सरकार बनाई है। मात्र अनामिका जी केवल 3 से 5% वोट, यानी कि 3 से 6 लाख वोटर केवल भाजपा को अधिक मिले हैं टीएमसी से, और कितने दूर है? 27 लाख। ये है इनकी विचारधारा, ये है इनका लोकतंत्र का लूटने का तरीका SIR के नाम पर, जिस पर चुनाव आयोग खामोश है और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो आपको भी पता है। दूसरी बात, आते हैं हम लोकतंत्र को उस महान पर्व पर। देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है। मुद्दों की लड़ाई हुई, हम मानते हैं। तमिलनाडु में एक युवा चेहरे ने दोनों पार्टियों के उस DMK IDM के उसमें हम भी शामिल रहे होंगे। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी नई राजनीतिक सोच को जनता के बीच पहुंचाया, वो जीता है, उसको बधाई देते हैं। और केरला में जिस प्रकार हमारी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण आधार पर एक प्रभावशाली जो जनादेश प्राप्त किए, हम उसके लिए बधाई देते हैं कार्यकर्ताओं को। और रही पांडिचेरी की बात, देखिए अनामिका जी, पांडिचेरी में 5 से 6 सीटों का फर्क है, वोट परसेंटेज 1 से 0.1 तक है और 7 सीटों का अंतर बता दिया गया है। और 2-2 घंटे जिस देश के अंदर चुनाव आयोग 3 से 4 घंटे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देता, घोषित नहीं करता, और स्थिति क्या है ये सबको पता। और रही बात, ये जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, ये तपस्या, वो संघर्ष, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर क्या कहेंगे? SIR ये अहंकार था SIR के नाम पर लोकतंत्र को लूटने का। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं सर, नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हुआ, वो तो याद रखना अनामिका जी, देखिए मैं भी एक प्रवक्ता पार्टी का हूँ प्रदेश का। मुझे भी राजनीतिक महत्व के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर स्थिति का पता होता है। ठीक है, तो अलग अलग भिन्नता हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र को लूटा गया है जिस प्रकार जनता ने देखा है। और यहाँ अनामिका जी, मेरे मित्र भाजपा के साथी को बता देना कि जो अहंकार सत्ता का, जब पैसे का, धन बल का, चुनाव आयोग, ईडी का, तमाम एजेंसियों का जब अंतिम अहंकार होता है तो सत्ता इस प्रकार नियंत्रण करती है। और ये इनका अंतिम प्रयास है। चौराहे पर, गली पर, गांव में, मोहल्लों में किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब व्यक्ति कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल के चुनाव को लूट लिया है, इसके लिए पहले से तैयारी की थी। सर 200 पार लोगों ने सीधा सीधा मैंडेट दिया, एक तरफा चुनाव किया है, एक बार भी आप बधाई नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि बंगाल को लूट लिया बीजेपी ने, अभी तो सत्ता में आई भी नहीं है सर, अभी तो आज जीते हैं। अरे अनामिका जी, 200 पार क्या, ये 200 सरकारी पार भी हो सकते थे, इनके हाथ में है। चुनाव आयोग इनका है, व्यवस्था इनकी है, 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा बल केरल में इनका चुनाव आयोग नहीं है, मणिपुर 2,500 केरल में व्यवस्था इनकी नहीं है। हाँ, मैं बताता हूँ, उसका भी उदाहरण है उनके पास। जहाँ पर ये मुकाबले होते हैं, जहाँ पर ये खड़े होते हैं, जहाँ पर ये 25 से 30% होते हैं, वहाँ पर ये 75 पार हो जाते हैं, 75% रहते हैं। इनका खेल है देश के अंदर। इन्हें पता है केरल में कितने परसेंट है सर? इनका केरल में कितने परसेंट है सर?
केरला में इनका कोई परसेंटेज नहीं है। अच्छा। इनका तमिलनाडु में कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। तो जहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ इनकी हिम्मत नहीं होती कि वोट को चोरी के माध्यम से लोकतंत्र को लूट वहाँ सके। चुनाव आयोग इनकी नहीं सुनता, आप ये कह रहे हैं? नहीं चुनाव ये कर ही नहीं सकते ना वहाँ पर। हाँ। वहाँ पर किसी ने करेगा चुनाव आयोग, बताइए? हाँ। जब इनका ढूंढने से वहाँ पर व्यक्ति नहीं मिलता, हाँ। जब वहाँ पर षड्यंत्र नहीं कर सकते, हाँ। जब वोट को चोरी नहीं कर सकते, हाँ। चोरी वही करते हैं जहाँ इनको करनी होती है। ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर इन्होंने लोकतंत्र को लूटा है। यही आज की हमारा वक्तव्य है और हम चाहेंगे कि देश से कांग्रेस हर मुद्दे पर लड़ेगी, हर बात का संदीप खंडन जी। करेगी और समय आने पर इस प्रकार को लोकतंत्र को लूटने वाले संदीप जी, वोट चोरी करके जीत गई बीजेपी, सुना आपने? अनामिका जी देखिए किस प्रकार से बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान कर रहे हैं आपके चैनल के ऊपर लोकतंत्र को लूटने वाले बेशर्मी के साथ। अरे शर्म हो। कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बारी आप बारी से बेशर्मी बोल रहे हैं, आप से बोल रहे हैं मैंडेट वो का चुप थे, अपमान कर रहे आपने हैं। चोर तक कह अरे दिया, वो केरल चुप में थे। क्या हुआ? केरल में आप कैसे जीत गए? आप में शर्म नाम की चीज नहीं, इतने बदतमीज लोग हो, आप आ जाते हो उठ के। नहीं, आराम से, आपको आराम शर्म नहीं आ आराम रही? से, केरल में आपकी पार्टी की सरकार आ गई, आराम से, आराम वहाँ से। पे चुनाव आयोग हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया, वहाँ पे संविधान बिल्कुल ठीक हो गया, वहाँ पर तुम्हारे वहाँ पे कोई सारी नहीं है। प्रक्रियाएं वहाँ ठीक पे हो गई। तुम लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं, सत्ता नहीं शब्दों का चयन आप दोनों से मैं कहूंगी कि शब्दों का चयन थोड़ा ठीक रखिए 20-25 प्लीज। पे रह गई। अब तो चेहरे में आपको देश पूछ को नहीं जनता रहा, जानती तो है। आप चुनाव आयोग लोकतंत्र को पे क्यों हड़पने उठा वाले रहे हो? लोगों को शर्म पहचानती है। कीजिए, यही कारण है। आप देखिए ये सिमट के 0 हो जाएंगे। अभी हरियाणा में निकाय चुनाव अनामिका जी मैं बता रहा हूँ, हरियाणा में निकाय चुनाव है, कांग्रेस अंडा देगी। जैसे पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अंडा दिया था, इन्हीं निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अंडा मिलेगा। हरियाणा की जनता का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व पे है, भाजपा सरकार की नीतियों में है, हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं में है। न इनके पास नीति है, न इनके पास नियत है, न इनके पास नेतृत्व है, सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, जनता में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपके चैनल के ऊपर बैठ के किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता के मैंडेट का अपमान करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि इनका संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई विश्वास राजेंद्र नहीं रहा। चौहान आज दिन भर में हम दूसरी दफा साथ बैठे हैं। कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी की जीत को लेकर अपनी बात रख रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? बीजेपी को चोर तक कह रहे हैं यहाँ पर राय सिंह जी की चोरी करते हैं ये लोग और इस तरह से जीत जाते हैं। कहीं पर भी अपने आप को 20-25% खड़ा पाते हैं तो वोट चोरी कर लेते हैं। सुना आपने इनको जादौन साहब? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब ये वोट चोरी का आरोप और ये तमाम छोड़िए, हम तो परफॉर्मेंस आधारित समीक्षा करते हैं कि भाई सरकार की, मैंने पहले भी कहा कि अगर सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब एक जनरल नाराजगी, जो आम मतदाता की जो नाराजगी है, अगर वो नहीं होगी तो कोई भी किसी तरह से कोई दूसरे फैक्टर काम नहीं कर सकते। अभी जो है इस बार के परिणाम में ये भी आया है कि जो मुस्लिम बहुल जिले थे जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना, 24 उत्तर परगना, जो इस तरह का ये जो दक्षिण परगना जिला, ये जो जिले थे मुस्लिम बहुल, वहां भी टीएमसी पिछड़ गई। पिछली बार जो जितनी सीटें उनको मिली थी उससे काफी कम हो गई उनकी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, उन क्षेत्रों में भी लोग खुश नहीं थे सरकार के कामकाज से, नीतियों से। इसका मतलब ये है बाकी फैक्टर और सपोर्टिव हो जाते हैं। महिला फैक्टर है, उन्होंने मानदेय 3000 देने का वादा कर लिया, तो ये तो सरकार में रहते हुए भी उसी समय उनको बढ़ाना। ये फैक्टर सपोर्टिव ऑर्डर में आ गए, ये सपोर्टिव है। एसआईआर में जो नाम निकाले गए वो भी एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये सारा मुस्लिम बहुल जिलों में है। अगर मान लो मतदाता कुछ कम भी हुए थे तो भी वहाँ की सीटें कम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ उस क्षेत्र में भी कुछ नाराजियां वहाँ किन्हीं कारणों से थी, तो इसलिए वहाँ आपकी सीटें कम हुई, वहाँ आपका वोट परसेंटेज कम हुआ। और हिंदू क्षेत्रों में भी जो है आपके जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में मतदान बढ़ गया। तो ये सब मिलाते हुए, और भी फैक्टर है, सब मिलाते हुए ये जो है भारतीय जनता पार्टी को इतनी बढ़त मिली क्योंकि वो 200 से पार चली गई। हालांकि ये सब ट्रेंड भी बताया गया है कि वहाँ बम्पर ही देते हैं वहाँ के मतदाता, अगर किसी को जिसको जिताना होता है तो उसको बड़ा बहुमत दे देते हैं। बिल्कुल बड़ा बहुमत से पिछली बार इनको भी 215 सीट मिली थी 2021 में। तो सवाल यही है कि फैक्टर काम करते हैं। उस समय
ये इस समय ही जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया, वो लोकसभा में जो है 2/3 बहुमत के अभाव में वो गिर गया, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि सब जगह उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, तमिलनाडु भी है, केरल भी है और दूसरे प्रदेश भी है, वहां भी दिखाई देगा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, वहां की आवाम का जो मैंडेट रहा, जैसे उन्होंने टीवीके को पसंद किया, आप जिक्र कर भी रहे थे और इस बारे में बात भी हो रही है कि नेता अभिनेता को लोग वहां पर हाथों हाथ लेते हैं। द्रमुक अन्ना द्रमुक से अगर अलग हटकर, इतर हटकर अगर वो किसी और विकल्प को ढूंढ रहे थे, तो वहां पर थलापति विजय उनके सामने आकर खड़े हुए, टीवीके नई नवेली पार्टी लेकर आए और जो चमत्कार इस पार्टी ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है सर। देखिए, एक नोशनल पहलू है, नोशनल तर्क है, वो हाइपोथेटिकल भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा है कि अगर टीवीके नहीं आती तो हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाला, वो अच्छा प्रदर्शन और मजबूत प्रदर्शन करता, लेकिन उनको घर में ही विकल्प मिल गया। क्षेत्रवाद तो होता है ना निश्चित तौर पर, तो वो जो है घर में उनको विकल्प मिल गया तो उन्होंने उनको चुन लिया। और उसको अभिनेताओं वाला भी प्रभाव है, वहाँ बड़ा क्रेज है अभिनेताओं का। अभिनेता वहाँ जो है उन्होंने हमेशा मजबूती के साथ राजनीति की है और इतनी लोकप्रियता हासिल की कि उनका जो है स्वाभाविक निधन होने पर भी लोग आत्महत्या करते थे। कोई सेल्फ इमोलेशन कर रहा है, कोई आत्मदाह कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो ये सारा जो है उससे उनकी वहाँ की दक्षिण के भारतीय समाज की प्रवृत्ति का पता चलता है। प्रवृत्ति को टेस्ट करने का और क्या तरीका है? यही तरीका है कि वहाँ लोग जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से मतदान करते हैं। तो यही तो है, और तरीका क्या होता है? वैज्ञानिक तरीका तो यही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जब बोल रहे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने टीवीके को भी, तमिलनाडु को भी बधाई दी है और कहा है कि वहाँ के लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विकास की परिपाटी को उसी तरह से लेकर चलेगी जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और जहाँ पर नहीं है वहाँ के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और यही नीति है, यही होना भी चाहिए। मैं रोक रही हूँ आप लोगों को, एक बार फिर लौट कर आऊंगी। जरा सुन लेते हैं अनिल विज साहब ने क्या कहा है। आज 5 राज्यों की मतगणना हुई है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब मौजूद हैं। विज साहब, आज मतगणना हुई है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, किस प्रकार से देखते हैं इस जीत को, ऐतिहासिक जीत? बहुत बड़ा ऐतिहासिक नतीजा आया है और हिंदुस्तान की जनता अब ये जान चुकी है कि इस देश का कल्याण केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए जीत का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, अब बंगाल जीते हैं और असम जीते हैं। क्योंकि बाकी जितनी पार्टियां हैं लोग जान चुके हैं उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो तो जुगाड़ है। सत्ता को प्राप्ति करने के लिए कुछ पारिवारिक जुगाड़ बने हुए हैं, कुछ अदरवाइज बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज है, हमारा दर्शन है, राष्ट्रवाद हमारा ध्येय है, हम उसको लेकर चलते हैं। और इस देश को जो 1947 तक प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के रहते ही पूरा हो सकता है। इसीलिए सारे देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं और जहां होंगे, अब पंजाब के होंगे, पंजाब के गली गली से बीजेपी जिंदाबाद की आवाज आएगी। पंजाब में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर बात की जाए तमाम दलों की जो हारे हैं, उन्होंने अभी से आरोप लगाने शुरू कर दिए, खासतौर पर ममता बनर्जी, चाहे ईवीएम की बात करें तो इस प्रकार की बातें आनी शुरू हो गई हैं कि जो है वोट चोरी की जाती है। विधानसभा में हमने हरियाणा में भी देखा, यहाँ पर भी यही बातें चली कि वोट चोर, गद्दी छोड़, इस प्रकार के नारे भी लगाए गए। तो ये एक आरोप जो बार बार जो लगाया जाता है, नहीं, इसको जनता जान चुकी हुई है कि ये इनके रोने के तरीके हैं।
कि मुझे तो लगता है इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर हार जाओ तो तुमने ये कह के रोना है। तो ये रोने के तरीके हैं, सभी पार्टियों ने वही अपना रखे हैं। जीत गए तो सीएम, हार गए तो ईवीएम। और सर, जिस प्रकार से निकाय चुनाव है हरियाणा में, तो इसका इम्पैक्ट हरियाणा में निकाय चुनाव पर पड़ेगा सर? नहीं, हरियाणा में तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी सभी निकाय चुनाव में जीतेगी। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पॉलिसी के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है और जिसके कारण जीत हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद। तो एक एक जगह का नाम भी गिनवा रहे थे विज साहब। राय सिंह जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, सुन तो रहे होंगे सर आप उनको, जब वो दिल्ली मुख्यालय से बोल रहे थे, अंग बंग और कलिंग ने बीजेपी को चुन लिया है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत बातों को पहले सुनता था गौर से, जब वो देश में 2014 से पहले आए थे विकास के मॉडल को लेके। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति में उनके बयान, उनका राजनीतिक स्तर, सोचने की क्षमता, देश के प्रधानमंत्री माननीय सम्मानित है मेरे लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उनकी बातों पर विचार नहीं करता, क्योंकि बहुत बातें ऐसे कह देती है जो दुनिया में समझने लायक नहीं होती, सीखने लायक नहीं होती। उनका वक्तव्य विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन व्यवस्था के साथ संबंधित नहीं होता। ये उनका वक्तव्य है, उनको स्वीकार है। रही बात अनिल विज जी की, आप बात कह रहे हैं, अनिल विज जी कह रहे हैं, सयाम आपके सामने कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को इस देश की जनता नहीं समझती। अरे बाबा जी, आप ये समझिए कि भारत की सरकार क्षेत्रीय दलों के बल पर चल रही है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश बाबू के सुबह और शाम आपको दर्शन करने होते हैं, उनकी वंदना करनी होती है, तब आपकी सरकार चल रही है। इन्हें राजनीतिक परिपक्वता ज्ञान का पता नहीं कब कैसे संचार होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, बड़े नेता है, सम्मान उनका है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर सोचने की क्षमता उनकी नहीं है। ये मैं अब भी और बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि देश के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया है, लूटने का प्रयास जारी है। 25% से 75 कैसे पहुंचे, इनको आधार हरियाणा में लागू किया, किस प्रकार हरियाणा के चुनाव को लूटा गया। 200 से अधिक बार ब्राजील की वोट डालती है, कोई वक्तव्य नहीं, कोई जांच नहीं। एफआईआर के नाम पर कश्मीर से लेकर, आसाम से लेकर और फिर पश्चिम बंगाल में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर ये खेलते हैं मैदान में। ये इनका स्टाइल है, लेकिन जनता का स्टाइल भी होता है। लोकतंत्र में जनता जब देखती है कि उसकी वोट की चोरी बार बार हो रही है और ठगा जा रहा है, और नीतियां उनके ऊपर दबाव से कुशासन के आधार पर लगाई जा रही है। महंगाई कहाँ पर है देखिए, रोजगार कहाँ पर है देखिए, महंगाई का स्तर हर स्तर पर कहाँ पर बढ़ रहा है। ये चीजें असम में नहीं गिना पाए सर आप लोग। राय सिंह जी, असम में कहाँ चूक गई कांग्रेस? होनी चाहिए, लूट की सरकार है, लोकतंत्र को लूटने का। असम में कहाँ चूक गई कांग्रेस सर? ये चीजें असम में नहीं गिना पाए आप? हाँ, असम का भी देखिए आप, देश के अंदर 2 जगह पर इन्होंने परिसीमन कराया था। कश्मीर में कराया तो उसका इंचार्ज लगाया गया कमीशन को, और अगर यहाँ पर कराया आसाम के अंदर, उसका इंचार्ज लगाया चुनाव आयोग को। इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग से। अनामिका जी, आप इस बात को समझे ना समझे, ये आपका एक अपना विवेक है, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता पहले कह रही थी, जनता एक सप्ताह से कहने लगी थी, 15 दिन पहले कहने लगी कि बंगाल का चुनाव लूटा जा रहा है, सब शामिल है हमाम के इस दृश्य में। यहाँ पर लोकतंत्र को लूटते हुए सबने देखा है, जिसका सर बड़ी माफी के साथ बस 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। कहाँ की जनता समझ चुकी है? 96% वोट पड़े हैं सर पश्चिम बंगाल में, जिन्होंने वोट दिया वो समझ चुके हैं, या असम की जनता समझ चुकी है? अनामिका जी, वो डाले गए हुए वोट हैं, वो फेरा फेरी के वोट है, वो नहीं समझेंगे। जनता जिनका विवेक है, जिन्होंने वोट, जिनकी चोरी हुई है और जो लोकतंत्र में लूटने वाले लोग हैं, वो समझते हैं कि इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किस प्रकार जा रहा है। संदीप हिंदुस्तानी, आप समझ पाए राय सिंह जी क्या कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मानसिक दिवालियापन से ग्रसित हैं। जिस प्रकार से ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों पे आरोप लगा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि ये लोग 2014 से लेकर 2026 तक, आप अनामिका जी इनको चुप कर दीजिए ना थोड़ा सा। अरे पूरा देश इनको चुप कर दीजिए। राय सिंह जी, एक दो लाइन का काउंटर अच्छा लगता है, आप सुन लीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी, अभी समय है। सुनने की हिम्मत नहीं रखते आप।
आप ही की अभी बात तक का आप जवाब बोल ले रहे हैं, रही हूँ। एक सुन रहे थे ना आपकी। सेकंड, संदीप हिंदुस्तानी जी, एक सेकंड। आपके राय सिंह जी, दिवालियापन मैं को भी आप हम ही लोग की सुन बात रहे का हैं। जवाब ले रही हूँ। अगर आप चाहें कि अभी आपको और बोलना है तो मैं और समय दे सकती हूँ। मैं बाद में चली जाऊंगी संदीप हिंदुस्तानी के पास, बताइए। नहीं, संदीप हिंदुस्तानी जी हाँ। जो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर भरोसा नहीं है, किस प्रकार मैं उनकी बातों को खंडन कर रहा हूँ। हाँ। अरे हिंदुस्तानी जी, उनकी बातें आपकी विचारधारा के आधार पर और जिस प्रकार लोकतंत्र को आप व्यवस्थित नियंत्रित करके जीत रहे हैं वो आपको अच्छी लग सकती है। महंगाई पर नहीं बोलते, पिस्टन फाइल पर नहीं बोलते, अमेरिका पर सरेंडर हुए डील पर नहीं बोलते, पूरा का पूरा देश प्रतीक्षा करता रहा संसद में, वहां से भाग खड़े हुए। अरे भाई, जिन मुद्दों पर बोलना है हम उन पर सुनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप जवाब ले रही हूँ सर, आप जवाब ले रही हूँ सर, सुन लीजिए। उनका वक्तव्य ठीक है, के आधार पर उनको सम्मान देते हैं, लेकिन सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है संदीप जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अनामिका जी, आज के दिन गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, अटक से लेके कटक तक, कामाख्या से लेके केदारनाथ तक, पश्चिम बंगाल से लेके पुदुचेरी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, वो जनता ने अपनाई है। और कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से ग्रसित है। इनके नेता भी पप्पू हैं, इनके प्रवक्ता भी पप्पू हैं, बेफिजूल की बातें करते हैं। इनको ये नहीं पता डिबेट में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ये सो हार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, 2 बार। तो ये लोग बौखलाए हुए, ये लोग पागल हो गए हैं। इन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या बोले। जनता के मुद्दे उठा नहीं सकते। मुद्दा विहीन पार्टी है, नेतृत्व विहीन पार्टी है, नीति विहीन पार्टी है, नीयत इनकी साफ है नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी हरियाणा के निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसमें आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2014 से लेकर 2026 तक हरियाणा में जिस प्रकार से जनता ने भाजपा के ऊपर भरोसा रखा है, उसी प्रकार का भरोसा कायम रहेगा। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा भूपेंद्र हुड्डा को सुना साफ हो संदीप जाएगा। हिंदुस्तानी। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो मानसिक दिवालियापन से ग्रसित है, आप कह रहे फिर हैं कि आके अगले आपके चुनाव में किसी कांग्रेस चैनल पे का बोलेंगे सुपड़ा कि साफ वोट हो चोरी जाएगा। हो गई, ईवीएम में संदीप दिक्कत जी, हो गई, संविधान पे उंगली उठाएंगे, संदीप, मुझे तो लोकतंत्र पे सुनिए उंगली सर। उठाएंगे। लेकिन जनता इनको वोट की चोट से सबक सर सिखाती रहे। सुनिए, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा मिला। 15 साल ममता बनर्जी को लोगों ने दिया और अब बदल दिया। यहाँ आपको 11 साल हरियाणा में हो गए हैं, अगला चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, यहाँ लोग बदल देंगे, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। मैं आपको अनामिका जी बिल्कुल डेटा के साथ बताऊंगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनी थी किसी को नहीं पता है, लोग भूल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनी थी किसी को नहीं पता है, लोग भूल चुके हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनी थी लोग भूल चुके हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनी थी लोग भूल चुके हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में 1 मिनट और इन्हें बोलने दीजिए ना। 12 साल हो गए कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, जब 15 साल होंगे तो इस बार तो इनको फिर 37 विधायक मिल गए। अगली बार कांग्रेस के साथ 7 विधायक आएंगे, इनको लाले पड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरे, जब विकसित भारत बनेगा उस समय कांग्रेस पार्टी भारत से विलुप्त हो चुकी होगी, आप देख लेना। राय सिंह जी, देखिए नामिका जी, मेरे मित्र को लिखा लिखाया भाषण मिल गया, गंगा से गंगोत्री, कटक से वडोदरा। अरे उसके बाद आपको इन सब के बाद दिल्ली के संसद मार्ग पर चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने नतमस्तक होना चाहिए कि आप किस सरकारें बन रही हैं। आप 25% से 75% होकर विजयी हो रहे हैं, ये भी आपका अधिकार है। और रही बात कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार कब थी, लोगों को नहीं पता है। अनामिका जी, लोगों को पता है जब हरियाणा प्रदेश उत्पादन में, विकास में, प्रति व्यक्ति आय में पूरे भारतवर्ष के राज्यों की तुलना में आगे सड़क पे दौड़ा के आपकी हालत क्या कर दी है। जब जिस पार्टी ने राय सिंह जी को बोलने दीजिए, संदीप जी बोलने दीजिए, संदीप जी बोलने दीजिए। अनामिका जी जिस आ पार्टी जाऊंगी सर, राय सिंह जी भी सुन रहे थे ना, आ जाऊंगी में भी नहीं है, आ जाऊंगी सर, आ जाऊंगी। पूरी पार्टी आपका बबूला फूट चुका है, जनता का भरोसा आपसे टूट चुका है। संदीप जी लड्डू लेकर बैठे होंगे ना, 3 जगह जीते हैं। आप खाइए, आप एक लड्डू खाइए, तब तक आती हूँ राय सिंह जी के पास। हाँ बोलिए सर। अनामिका जी, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका।
नहीं, मेरा प्रश्न नहीं, आप अपनी बात पूरा कीजिए। आप कह रहे थे इन्हें लिखा लिखाया भाषण मिल गया है, गंगा से गंगोत्री तक, कटक से बड़ोदरा तक, आप कह रहे थे ना, आप बात पूरी कीजिए। ये मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, गंगा से गंगोत्री ये सारी पवित्र नदियों का नाम ले रहे थे, लेकिन जिस हवाम में शामिल होकर चुनाव आयोग की मदद की है, मैं चाहता हूँ कि वहां पर भी जाकर, संसद मार्ग है नई दिल्ली में, वहां पर चुनाव आयोग कार्यालय है, वहां पर जाकर भी पूरी की पूरी भाजपा को नतमस्तक होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी बड़ाई रणनीति पर पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। क्या आप अपनी इस बात में चुनाव आयोग को क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं नहीं, पूरा देश कर रहा अनामिका जी, मेरे अकेले करने से क्या होगा? आप समझिए, 27 लाख वोटें डालने से मना कर दी गई और जीत का अंतर 3 से 5% रहा, यानी कि 6 से 7 लाख वोटों का। अगर वो 27 लाख वोट जानबूझकर दूर कर दी गई, वो चुनाव आयोग की रणनीति थी, भाजपा का प्रयास था, षड्यंत्र था, उस पर विवेक आपका भी है। मैं अकेला उस वक्तव्य को नहीं दे रहा हूँ, आप भी समझिए तो चुनाव परिणाम क्या होता। अगर आसाम के अंदर परिसीमन निर्वाचन आयोग की बजाय कमीशन करता तो वहां का रिजल्ट भी अलग होता है। और हाँ, जहाँ पर देश के अंदर ये 5% भी नहीं है ना, ये 5% देश में जहाँ पर बड़े हैं वहां पर राजनीतिक दलों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर संदीप जी की आवाज उठा के रखिए ना, वो कुछ बोल रहे हैं। हाँ, इस पॉइंट पर राजेंद्र जादौन, आपकी क्या प्रतिक्रिया चुनाव आयोग को लेकर जो राय सिंह कह रहे हैं? राजेंद्र जी। हाँ जी, चुनाव आयोग को जिस तरह से क्वेश्चन किया है, हाँ, संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। अब ये ठीक है कि पॉलिटिकल नहीं, ये पॉलिटिकल बात कहाँ रह जाती है सर? वो बीजेपी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, वो चुनाव आयोग को अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं सर? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने ही चुनाव आयोग को इस तरह से बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। हम जहाँ जीत जाते हैं वहां नहीं करते, जहाँ हार जाते हैं वहां कर रहे हैं। क्या बोलेंगे जादौन जी? हाँ, जादौन सर, आपकी प्रतिक्रिया, आपका विश्लेषण क्या कहता है? कहने का मतलब यही है, बताइए मुझे, कि जब हार हो जाती है तो आक्षेप लगाए जाते हैं। मेरा कहने का मतलब आप यहाँ पर भाजपा के षड्यंत्र को अगर समर्थन करेंगे, आप 27 लाख वोटें डाल नहीं दी गई, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे बताइए आप। हाँ, क्या हरियाणा के अंदर बोलने दीजिए ना उनको, उनका विश्लेषण देने दीजिए ना सर। आपने बतौर प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात की, अब उनका विश्लेषण भी सुन लीजिए। आप सुन लीजिए ना, उनका विश्लेषण सुनिए राज सिंह जी। चुनाव आयोग पर हमने आरोप लगाए थे, क्या जांच हुई? क्या जांच आगे बढ़ी? क्या ब्राजील की मॉडल को वोट देते हुए पकड़ा गया? क्या एक घर के अंदर जहाँ पर 5 लोग रहते हैं वहाँ पर 200 लोग कैसे रहे? इसका प्रमाण आपके पास है, आप जवाब मांगेंगे मेरे साथ मिलकर? राजेंद्र जादौन साहब, मुझे उत्तर दीजिए। ये मैं कह रहा हूँ ना, आपको सुनिए, बोलिए सर, बोलिए। आप जो है संविधान चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही है, इसको साबित करना कितना मुश्किल होता है। ईवीएम को मैनेज किया जाता है, ईवीएम में वो जो है टेम्पर विद की जाती है, ये सब कहाँ कोई प्रमाणित हो पाए? चुनाव आयोग ने कई बार स्पष्टीकरण दे दिया, तो वो डेमो करके दिखा दिया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कोई रिमोट से जो है कोई उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे चुनाव आयोग पर जो आक्षेप है उसको लेकर क्या कह सकते हैं? यह तो कोई निष्पक्ष जांच हो कि चुनाव आयोग ने क्या रोल किया है। ये पॉलिटिकल आरोप है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सब हम तो ये मानते हैं कि हार जीत का फैसला एंटी इनकम्बेंसी परफॉर्मेंस बेस होता है। कोई सरकार किस तरह से परफॉर्म करती है उस पर निर्भर करता है। आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ी, आप पावर से बाहर, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, कोई नहीं कुछ कर सकता। सवाल ये है, मान लीजिए साइड फैक्टर जो कुछ होते हैं, जो सहायक कारक होते हैं, वो कितना असर डाल पाते, वो निर्णायक नहीं होते। चलिए संदीप जी, आप हैं? फाइनल कमेंट सर। जीत का जश्न हम दिन भर से देख रहे हैं, आप लोग मना रहे हैं, कुछ खास सेलिब्रेशन सर? देखिए अनामिका जी, जीत हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक भी और बहुत ही भावुक करने वाली भी है, क्योंकि जिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया था जिस विचार को जिंदा रखने के लिए, तो आज उन सब की आत्माएं बड़ी प्रसन्न है कि उनकी मेहनत सफल हुई और प्रचंड जनादेश बंगाल की जनता ने हमको दिया। जिस बंगाल की धरती से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ था, उसी धरती पे वंदे मातरम गाने किया जाता था। अब कोई वंदे मातरम गाने से किसी को रोक भी नहीं पाएगा। तो हमारे लिए ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत भावुक करने वाली है और देश की जनता ने उन्हें फिर से मोहर लगा दी है कि उनका भरोसा है
वो प्रधानमंत्री मोदी जी के ठीक है। नेतृत्व में पूरा है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी राय की सिंह नीतियों जी में हैं आप? पूरा है। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, ये टू की आवाज शायद इन्हीं के फोन से आ रही थी, इसीलिए मैंने पूछा आप लोगों से कि आप हैं कि नहीं। जादौन जी। साहब, फाइनल कमेंट सर। ये ठीक है, ये देखिए परफॉर्मेंस बेस होता है चुनाव परिणाम। सारे फैक्टर्स कितना आप प्रभावित कर सकते हैं, साइड इफेक्ट जो होते हैं, साइड फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं होते। निर्णायक सरकार की अपनी परफॉर्मेंस होती है। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 टर्म जो है ममता जी ने अपना शासन चला लिया था, 4थे टर्म की वो तैयारी में थे, तो जरूरी नहीं है। वहाँ जो है कम्युनिस्ट शासन भी गया, कांग्रेस का शासन भी गया, तो वो भी तो कुल ना कुल फैक्टर थे। कहीं परफॉर्मेंस बिगड़ी, कोई कारण रहे, लोगों का जनमत जो है, लोगों का मूड बदल गया, तो वो भी कारण है। तो सवाल ये है कि अब चुनाव आयोग ने कितनी मदद की होगी, क्या मदद कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मान लो हो सकता है कुछ सपोर्ट, उनका सहानुभूति का रवैया रहा हो केंद्र सरकार के प्रति, तो लेकिन सवाल यह है कि पूरा परिणाम चुनाव आयोग नहीं सेट कर सकता, ये सोचना गलत है। कांग्रेस को जो है अब अपना जो है एक तो आंतरिक इलाज करना चाहिए, उनको गुटबाजी वगैरह बंद कर समाप्त करके, और हरियाणा में तो निकाय चुनाव ठीक से सफलतापूर्वक जो है लड़ना चाहिए, ताकि जो है सफलता मिले और आगे का रास्ता तय हो। तो अपने जो अंदरूनी फैक्टर्स हैं वो ठीक करना चाहिए, जो अंतर्विरोध है, जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, उनको पहले आप उनको ठीक कीजिए। आप ईवीएम, चुनाव आयोग, ये फैक्टर्स बहुत बाहरी फैक्टर्स हैं, ये तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर पार्टियां मजबूत होंगी तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं कोई बेईमानी भी होती है, कोई फर्जी वोट डल गया, कोई 4 रिपीट करके डाल दिया, ये डाल दिया, उसको इजाजत दे दी, तो वो कितना 10-5% होता है। सवाल ये है कि इतनी बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि रिगिंग जो है, चुनावी गड़बड़ी, वो हो नहीं सकती। तो इसलिए जो है बहुत कुछ पहली बार हुआ है सर इन चुनावों में। पहली बार पश्चिम बंगाल में इतना वोट परसेंटेज रहा, पहली बार पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है, और पहली बार यह बीजेपी की सरकार बनेगी। पहली बार 1996 के बाद से जब से आए थे, स्टालिन हारे नहीं थे, पहली बार हारे हैं। पहली बार सांसद गौरव गोगोई विधायकी लड़े और पहली बार में ही हार गए। बहुत कुछ पहली बार रहा है इस बार। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। हरियाणा न्यूज आपके साथ आगे भी बना हुआ है, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।